नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव अड्डा में। मैं हूं नीरज और अब छठवें चरण की तैयारी बिल्कुल लगभग हो चुकी है और शनिवार को मतदान होगा। उसमें छठवें चरण में तकरीबन क्या एग्जैक्टली 58 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें राज्य और यूटी मिला ले तो 8 हैं जिस पे ये मतदान होना है। और 2019 के अगर पैमाने को एक नज़र में रखें तो 44 सीटें एनडीए के पक्ष में गई थी, 5 इंडिया के पक्ष में और 9 अन्य के खाते में गई थी। इसमें प्रमुख तौर पे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कई सारी सीटें प्रमुख रूप से इसमें आ रही हैं, जो कि दोनों ही तरफ से लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चूँकि इसमें दिल्ली और हरियाणा शामिल है छठवें चरण के मतदान में, और इस समय हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या गदर मची हुई है दिल्ली में पॉलिटिक्स को लेकर के, और दोनों पक्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी की और उसके द्वारा गठबंधन के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने पिछले बार की सीटों को न सिर्फ रिटेन करे और बढ़ाए, क्योंकि 400 पार जाना है। दूसरे पक्ष के लिए चुनौती है कि यहीं पे उनके लिए गुंजाइश है कि यहीं पे वो अपनी सीटें बढ़ाएं। तो ये दोनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है यहाँ पे केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों में समझौता है कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में, यानी आम आदमी पार्टी के बीच में मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद क्या असर होगा, एक दूसरा हरियाणा में 1 सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को दी गई है, 9 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, जहां की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी पिछली बार, और दिल्ली की 7 सीटें लगातार 14 और 19 से जीतते आ रहे हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि केजरीवाल फैक्टर इन 2 राज्यों में किस तरह से काम करेगा, इंडिया अलायंस की और एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति बनेगी। आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। छठवां चरण कौन कितना मजबूत, स्पेशल फोकस दिल्ली और हरियाणा में। हमारे साथ जो मेहमान है आपका परिचय करा देता हूँ। सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं, मनोज मिश्रा जी हैं जो दिल्ली की राजनीति या दिल्ली को बहुत करीब से उन्होंने देखा समझा है, और 1-2 बार हमें मौका मिला कि हम लोग समझें जब बहुत बवाल चल रहा था दिल्ली को लेकर के। तो मनोज जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी और राहुल महाजन जी भी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चीज़ समझने के लिए। मैंने कहा दिल्ली और हरियाणा फोकस है, तो मनोज जी आपसे शुरू करते हैं। क्या स्थिति दिख रही है आपको 6th फेज में, स्पेशली दिल्ली और हरियाणा की सीटों की? नहीं, सबसे दिल्ली के लिए तो जो सबसे पहली चीज होगी कि 2014 और 2019 में चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम था। चुनाव है तो इस बार भी मोदी बना, लेकिन इस बार सामने जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अजीब तरह की स्थिति में है। पहले जेल गए, फिर जेल से आए, फिर उनके घर उनके एक बेहद करीबी नेता स्वाति मालीवाल जो शुरुआती टीम में रही, शुरुआत जब से आम आदमी पार्टी की 2011 बल्कि उससे पहले से भी उन लोगों का परिचय है, वो उनके साथ मारा पीटी हुई और वो मुकदमे चल रहे हैं। तीसरी बात जो है हुई है कि पहले लीड करती थी कांग्रेस दिल्ली के चुनाव को। ये पहला चुनाव इस तरह का हुआ है, गठबंधन भी पहली बार हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको लीड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। और पूरा चुनाव, जैसे भाजपा का चुनाव दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वैसे दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से विपक्ष क्या अगर कहें तो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। उनकी बातें, उनका भाषण, उनका रोड शो, ये चर्चा का विषय बना है। और अभी तो मुझे लग रहा है अब ज्यादा इसमें बदलाव का समय है नहीं, तो परसों बदलने हैं। तो अभी तक तो यही स्थिति है कि चुनाव में पहली बार अरविंद केजरीवाल की धमाकेदार एंट्री हुई है। और एक तरह से मेरा अपना मानना है निजी, पता नहीं मैं इसमें कितना सही कितना गलत हूं, कि ये नरेंद्र मोदी जी के पक्ष और विपक्ष पर जनादेश तो है ही। दिल्ली में जो इस बार है, भले वो विधानसभा की 62 सीटें 70 में जीते हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर भी ये बड़ा भारी जनादेश आने वाला है, ये ऐसा मुझे लगता है। तो मनोज जी इसको थोड़ा और समझाइए, जनादेश आने वाला मतलब किस टाइप का, आपका अनुमान क्या कहता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और, एक सवाल और जोड़ देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत सारे सिटिंग एमपीज के टिकट काट के नए लोगों को दिया है,
तो वो भी एक फैक्टर प्ले हो रहा होगा। तो किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, मेरा अपना निजी रूप से मानना है कि 2014 या 2019 या अब की 2024 का जो चुनाव है, ये स्थानीय उम्मीदवारों को तो बहुत कम हो रहा है। नरेंद्र मोदी पर पहले भी होता था, इस बार भी हो रहा है। हाँ, ये अजूबा जरूर हम लोगों को भी शुरू में लगा कि एक अकेला मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी का सभी का टिकट बदलने का कारण कुछ बहुत समझ में नहीं आया। एक आध बदलाव तो समझ में आता था कि एक आध बदलाव होना जरूरी है, ऐसा लोग चर्चा कर रहे थे। 2 बदलेंगे, 3 बदलेंगे, 4 बदलेंगे, लेकिन 6 बदल गए। ये एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर तो छोटा सा ये है, लेकिन मुख्य तो एक तो देश की राजधानी है और चुनाव मुख्यतर से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके चेहरे पर चुनाव 14 का भी हुआ, 19 का भी हुआ और ये भी होता दिख रहा है। जो दूसरे पक्ष के लिए जो मैं कह रहा हूं, अब तक ये होता था कि लगातार 2015, 2020 के विधानसभा चुनाव में भारी जनादेश अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में गया था, जिस तरह से 14 और 19 में लोकसभा भाजपा के पक्ष में गया। इस बार थोड़ी स्थिति बदली हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के माहौल बने हैं शराब घोटाले के बाद दिल्ली में, उसमें ये उसके बाद का ये पहला चुनाव है और इसमें ये जनादेश किसके पक्ष में जाएगा, इस पे भी काफी निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए, मतलब ये अनुमान है, हम पत्रकार हैं, कोई एग्जैक्ट राजनीति में ऐसे भी 2 और 2 4 होता नहीं, ये हम मान लें कि अरविंद केजरीवाल को ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, तो ये हम मान के चलेंगे कि 6 महीना 8 महीने बाद जो लोकसभा विधानसभा चुनाव दिल्ली में, उसमें फिर अरविंद केजरीवाल के लिए कठिनाई आई। और अगर उनको ज्यादा सीटें इसमें आ जाती हैं या कुछ भी सीटें आती हैं, तो ये माना जाएगा कि भ्रष्टाचार जो उन पर आरोप लगे हैं, वो जैसा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा उन पर जबरदस्ती आरोप मढ़ रही है, ईडी का दुरुपयोग और केंद्रीय जांच, वैसा ही कुछ हुआ है। या जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए, जब पहले दिन ये खबर आई है, तो जैसे देश के बहुत लोग चौंके होंगे, हम लोग भी चौंके, क्योंकि हम लोग शुरू से जब ये आम आदमी पार्टी बन रही थी, या जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, तब से स्वाति मालीवाल की स्थिति एकदम इनके कोर टीम में थी। मैंने ऐसी कोर टीम जो 3-4 लोगों का नाम भी अगर लेना होता था, उसमें इकलौती महिला नेता करके स्वाति मालीवाल थी। और अब मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि उनके रिश्ते में भी आती हैं, या पारिवारिक संबंध होगा इसलिए रिश्ते कह दिए जाते हैं। तो इतनी करीबी महिला किन्हीं कारणों से वो अपनी सफाई नहीं दे पाई अरविंद केजरीवाल को। पहले तो खबर ये आई कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर जो आंदोलन चला आम आदमी का, वो दिल्ली में प्रभावी नहीं चल पाया, उसमें ज्यादातर राज्यसभा सदस्य गायब दिखे, ये नाराजगी थी उनके प्रति। फिर ये अफवाह आई कि उनको उनसे सीट लेना चाह रहे हैं, तरह तरह की बातें अभी तो बाद में छन के आएगी कि रियलिटी क्या है। लेकिन जिस तरह की घटना मुख्यमंत्री के घर पे हुई और उसके बाद जिस तरह से उन पर स्वाति मालीवाल को घेरने का प्रयास है और ये कहा गया कि भाजपा ने सब कुछ कराया है, तो ये सारी चीजें बड़ी अजीब है। और चुनाव परिणाम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ एक इस पर भी असर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। कम से कम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में या सहयोग में ये थोड़ी कम डालेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं कितना हो पाएगा, लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा फर्क। जैसे अभी एक चीज और, एक लाइन आपको, 1 मिनट आपका समय लूं, जो ये 3 जगह कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 4 जगह आम आदमी पार्टी, उन 3 में एक ही केवल जयप्रकाश अग्रवाल काफी सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। बाकी दोनों जगह जो हैं वो नए हैं, कांग्रेस दिल्ली के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। उदित राय पिछला चुनाव लड़े थे भाजपा से, लेकिन वो कांग्रेस के में रच बस नहीं गए हैं, और ओरिजिनली वो रहने वाले वो भी इलाहाबाद के आसपास के हैं, और कन्हैया कुमार तो बिहार से हैं ही। तो ये कहा गया है अब तक कि उन चुनावों को भी अरविंद केजरीवाल के माध्यम से ही
लड़ा जा रहा है। अब ये आने वाले दिन में ये सारी चीजें क्लियर होगी जना कि क्या जी। स्थिति बन रही है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई, दिल्ली में बहुत ही विचित्र दिल्ली की राजनीति है। लोकसभा की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से, विधानसभा की ज़्यादातर क्या सारी सीटें कह लीजिए, मतलब कहने के तौर पे आम आदमी पार्टी भारी मतों से। अब लेकिन पिछले साल 2 साल में काफ़ी कुछ बदला है। क्या असेसमेंट है आपका दिल्ली में, और फिर पूरे 6वें चरण पे आपको क्या लग रहा है? देखिए नीरज जी, दिल्ली बड़ी कंफ्यूजिंग दिखती है लेकिन है बड़ी स्पष्ट। देश में बहुत कम जगहों पर पूर्ण बहुमत की सरकार यानी किसी एक नेता पर भरोसा जताना शुरू हुआ था, गिने चुने राज्यों में था, तभी दिल्ली ने एकदम पक्के तौर पर तय कर लिया था कि हम ये इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि आधा आधा बांट दें और एक तीसरा भी आए। एक बीच में मौका आया था जब अरविंद जी ने अपनी कसम तोड़ दी थी और कहा था कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन समर्थन ले लिया था। खैर वो सरकार चली नहीं थी और उसके बाद अरविंद जी प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर आए। 67 और 62 सीटें, ये भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा होता हुआ दिखा नहीं था कभी। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों ही एस्पिरेशन वाले लीडर हैं। इस देश को आकांक्षा पर खड़ा करना, जो कहते हैं ना कि जो पुरानी राजनीति है उसको एकदम तोड़ देना। अरविंद जी ने कहा कि हम राजनीति परिवर्तित करने आए हैं। नरेंद्र मोदी को कहने की आवश्यकता नहीं थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम किया, मुख्यमंत्री रहे, तो उनके पास वो सब बताने के लिए था, गुजरात मॉडल और वो सारी चीजें। अरविंद केजरीवाल उससे थोड़ा आगे गए। उन्होंने कहा कि हम एकदम जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे, जीरो टॉलरेंस है परिवारवाद। दोनों टूट गया। अब इसको आप ध्यान से इसको समझना चाहिए और इसको जानना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। पिछला चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस के पास वोट ही नहीं बचा। राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली में इतना बुरा हाल हो गया और इस बुरे हाल में कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं, खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आता था किस मुद्दे पर बात करें। जब दिल्ली में शराब घोटाला हुआ तो सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, संदीप दीक्षित, अजय माकन, क्या बढ़िया एकदम हमलावर थे सब। और लगा कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी जी कंटिन्यू करिए। जी, अब अपनी खोई हुई जमीन वो वापस ले लेगी। लेकिन उसी वक्त राहुल गांधी का जो संकट था कि वो देश की राजनीति में समाप्त हो रहे थे, मृत प्राय हो रहे थे, उनको कोई रास्ता नहीं सूझा कि चलो दिल्ली में समझौता कर लेते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी का हमेशा का स्टैंड रहा कि दिल्ली सेवा शर्तों के मामले में केंद्र सरकार का अपर हैंड होगी, ये कांग्रेस का रुख है, घोषित रुख है। उसने दिल्ली सेवा कानून के मामले पे अरविंद केजरीवाल ने कनपट्टी पे कट्टा सटा के और अपने पक्ष में करवा दिया। कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब कांग्रेस और केजरीवाल साथ मिलकर आएंगे तो क्या वो वाला वोटर जो एस्पिरेशनल वाला था, जो मोदी को ऊपर वाली दिल्ली में और केजरीवाल को नीची वाली दिल्ली में वोट करता था, क्या वो वोट करेगा? क्या कांग्रेस और केजरीवाल जो एक दूसरे के खिलाफ जिस कदर गए हैं, और देखिए ये कोई कहेगा कि बड़ा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो भैया हाथ मिलाने को तो पीडीपी बीजेपी ने भी मिला लिया कि, लेकिन क्या उनके वोटर एक दूसरे के साथ आए? क्या नहीं आए, आते भी नहीं है। इससे बड़ा भ्रम कुछ है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे आज लौट आए तो वो वोटर मिल जाएगा, नीतीश कुमार बार बार आएंगे वो वोटर मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल की पूरी बुनियाद ही कांग्रेस को करप्ट परिवारवादी बताकर है और अरविंद केजरीवाल शराब नीति के घोटाले में है, घर करोड़ों का बना लिया है और अब तो उनकी पत्नी नंबर 2 की स्टार प्रचारक है, परिवारवाद हावी है। और अब उससे भी आगे मुख्यमंत्री के आवास में उसी पार्टी की महिला सांसद के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद कुछ दिल्ली में बचा नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। 7 सीटों पर मैं भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत देख रहा हूं। ओके, राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, क्या माहौल है भाई? हरियाणा भी जोड़ लीजिएगा, आप लोग हरियाणा एकदम बता ही नहीं रहे हैं, अभी दोबारा आऊंगे तब बताइए। राहुल जी, दिल्ली, हरियाणा और यूपी भी जोड़ लीजिएगा उसमें, लेकिन फोकस आज हरियाणा और दिल्ली, बताइए। देखिए, यहाँ तक ये पूरा जो फेज आप मान लीजिए 6th फेज है, ये अगर आप इसको आंकड़ों के हिसाब से देखने जाएंगे तो ये पूरा फेज बीजेपी का फेज है, तो इसमें कोई शक नजर नहीं आता। अगर मैं उसको आंकड़ों में तब्दील करके दिखाऊं तो फिर ये है कि 47 ऐसी सीट्स हैं जो जिसपे 40% वोट जो है बीजेपी ने अर्जित किए थे।
अगर मैं ये मानूं कि स्ट्रॉन्ग सीट्स की भी बात करें तो ये दिखाई देता है कि लगभग 30 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस चुनावों में। और ऐसी सीटें जहां पर दो बार उसने चुनाव पहले जीता हुआ है, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो 5 सीटें बीजेपी ने ऐसी उसमें है जिसमें 2 बार स्ट्रॉन्गेस्ट सीट्स जिसे हम बोलते हैं 2 बार चुनाव जीता है। बीजेडी ने 4 बार जीता है, जेडीयू ने 4 बार जीता है, ऐसी अलग अलग सीटें हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि बीजेपी बड़ी स्ट्रांग वे में चुनाव लड़ रही है। 6 सीटों पे तो 35% से उन्होंने जो डिफरेंस था जीत का वो 35% के आसपास। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि चुनाव जो है उसमें बीजेपी का इस फेज में बहुत ज्यादा एज है। लेकिन फिर हम बात करते हैं हरियाणा की, हम बात करते हैं दिल्ली की, वहां पे थोड़े समीकरण मुझे बदलते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह की चीजें हुई हैं उसमें मुझे लगता है कि 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें गुड़गांव की सीट है, फरीदाबाद की सीट है, रोहतक की सीट मान सकते हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर टफ कंपटीशन रहेगा और ये भी माना जा सकता है कि ये सीटें किसी भी ओर जो है जा सकती हैं। दिल्ली की बात करें तो एक फिनोमिना जो दिखाई दिया वो है आप और कांग्रेस का एक साथ आके लड़ना। अब वो कितना वो एक दूसरे के वोटों में तब्दील होगा उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम दोनों को वोट शेयर मिला लें, आपका और कांग्रेस का वोट शेयर मिला लें, अगर हम मान लें, वैसे ऐसा कम होता है बहुत, एकदम ये नहीं होता कि 20 इसके 20 इसके 40 हो जाएंगे, लेकिन वो फिर 40% से ऊपर जाता है। तो ये माना जा सकता है कि जब आप और कांग्रेस अलग से मतलब मिलके चुनाव लड़ेंगे और 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, 4 पे आप लड़ेगी, तो चुनाव जो है वो ठीक ठाक तरीके से बीजेपी में होगा। और बीजेपी की ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, दिल्ली में होगा, और बीजेपी की ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए, शायद यही कारण था कि दिल्ली में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको चेंज किया था काफी सारी सीटों पे, एक को छोड़कर। राहुल जी दोनों मिला लेंगे तब भी 40% बनता है उनका, उधर 60 पे खड़े हैं वो। एब्सोल्यूट नहीं होता ना, इसमें पिछली बार 40 आया तो इस बार भी 40 ही आएगा। यहाँ पे बदलाव, जैसे पश्चिम बंगाल में एक बार अगर 10 आया तो अगली बार तो जंप करके बहुत ज्यादा चला गया, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो मैं ये मानता हूं कि परिस्थितियां जिस तरह की होती है उस तरह से चीजें होती है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो इमोशनल अपील है उसका कितना असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उसके वोटर मानेंगे उनकी इमोशनल अपील को, नहीं मानेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स जो होंगे ये जो है दिल्ली के चुनावों में दिखाई देंगे। उधर हरियाणा के चुनावों में जो किसान आंदोलन है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर जो अग्निवीर स्कीम है उसको लेकर जो युवाओं में बात है वो देखने को आपको मिलेगी। तो फैक्टर्स अलग हैं दोनों ही राज्यों में, लेकिन ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के लिए ये चुनाव जो है वो टक्कर का चुनाव है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम बीजेपी, क्योंकि पिछली बार वो एकदम हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत गई थी, तो इस बार भी आसानी से जीत जाए। दिल्ली में जो प्रत्याशी बदले हैं बीजेपी ने, वो मैंने आपको बोला कि दिल्ली में प्रत्याशी बदले हैं, उसका कारण भी यही था कि बीजेपी को लगता था कि उसके प्रत्याशी जो हैं उनको हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो झेलना पड़े लोगों की तरफ से। तो शायद यही कारण था कि बीजेपी ने प्रत्याशी वहां पर काफी ज्यादा, मतलब 7 सीटों में से 6 में बदल। तो इस मतलब वो एंटी इनकम्बेंसी न्यूट्रलाइज कर दी। आरोप है जो पिछले जो सांसद थे उन पे आरोप था कि वो जाते नहीं थे, लोगों से बात नहीं करते थे, लोगों से मिलते नहीं। ये कारण था कि बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर चुनाव है। तो मतलब ये न्यूट्रलाइज हो पाया, नहीं हो पाया प्रत्याशी बदलने से? प्रत्याशी बदलने से कुछ ना कुछ तो न्यूट्रलाइजेशन होता ही है। देखिए ये चुनाव जो है बहुत ज्यादा एक फैक्टर आपको ये देखना पड़ेगा कि एक परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर ये चुनाव होता है, और ये जैसे पहले भी हमने दिल्ली में देखने को मिला कि लोगों ने ये मान लिया कि अगर राज्य सरकार को चुनना है तो केजरीवाल को चुनेंगे, और केंद्र में अगर किसी नेता को चुनना है तो वो जो है नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। और नरेंद्र मोदी की अपनी छवि, उनका कद, उनका काम करने का तरीका लोगों को पसंद है, और उसका हमने जो है 2 पिछले चुनाव में परिणाम देखा है। ओके सतीश जी सर, बहुत कुछ चल रहा सर दिल्ली में, क्या खुसर सुन रहे हैं आप? अरे आप तो बोल रहे थे कि आप दिल्ली पे हम लोग केंद्रित हैं, हम कह रहे हैं कि आप सब जगह का पूछिए ना। सब जगह पहला सवाल दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, फिर यूपी। 3 सवाल पूछूंगा आपसे। दिल्ली बताओ। दिल्ली में हाँ जी हाँ जी वही, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो अभी राहुल ने कहा, मुझे लगता है बहुत क्लोज कंटेस्ट है, बहुत करीब का है, और बहुत फोटो फिनिश हो सकता है। अब आप अभी एक बात कही गई
कि परसेंटेज ऑफ वोट, तो परसेंटेज ऑफ वोट और आम आदमी पार्टी के पुराने सीटों 62-67 वालों को देखे और पिछले लोकसभा को देखे, तो लोकसभा तो दोनों की दोनों जो है, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा अलग अलग लड़ी ना, तो एग्रीगेशन तो यहाँ भी कोई दिखाई पड़ सकता है। और सवाल ये है कि एक नरेंद्र मोदी, मैंने राहुल जी से भी पूछा था, मिला के भी 40% वोट है सर, वही तो मैं पूछ रहा था कि अगर कांग्रेस और आप पार्टी के चुनाव के वोट मिला दें तब भी वो 40% ही है और इधर 60 में खड़े हैं, तो कितना और गेन कर लेंगे? तो वो पूरे 40 मिल गए दोनों मिला के, फिर और गेन करो आप, तब जाओगे ना उसके पार। देखिए, एक जब दो पार्टियां एक ही प्रकार के वोट बैंक पर एक ही अलग अलग लड़ती हैं तो उसका जो है डिवीजन बड़ा डिफरेंट होता है ना। और अगर वो साथ आई हैं तो एकदम नकारिए मत कि क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि देखिए, फीसदी के बारे में तो मैंने आपसे कहा, और बात ये है कि क्या है, अगर बेरोजगारी, अगर महंगाई, अगर किसानी, अगर युवा, ये मुद्दा है, अगर चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल हो, तो ये काम हर जगह करेगा। तो ये इसको आप दिल्ली से अलग मत कर दीजिए। और जहाँ तक फ्रीबी की बात है, आप लाख कुछ कह लीजिए, जब कहते हैं लाभार्थी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ हुआ है, तो दिल्ली में तो लाभार्थी तो केजरीवाल ने बनाए हैं। तो यहाँ कहना कि एकदम एक तरफा इस बार है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनावों में केक वॉक मिला है दिल्ली के अंदर, इसमें कहीं दो राय। देखिए 14 का माहौल अलग था, 19 का माहौल अलग था। और ये भी मैं मानता हूं कि फीसदी कोई काम नहीं करता। जब कोई जमीन के मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं तो गजब की चीजें हो जाती हैं। ऐसा होता तब तो जब 28 सीट आप पार्टी लाई थी, उसके बाद 62-67 सब पहुंच गई। माहौल के ऊपर निर्भर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि माहौल, दोनों पार्टियों ने सोच समझ के फैसला किया होगा ना। दोनों तो एक दूसरे को गाली देते थे, लेकिन दोनों साथ आए, तो इससे उनको, मुझे नहीं लगता है कि कोई घाटा होगा। मैं जिस प्रकार की चीजें दिल्ली में देख रहा हूं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, और ये सारी पार्टियों को पता है, इंक्लूडिंग बीजेपी। सतीश जी, ये दिल्ली की बात है। हाँ, नहीं, दिल्ली में एक सवाल और पे, सब उप सवाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग फीसदी को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 40% दोनों के कट्टर समर्थकों ने मिलकर वोट दिया, और उधर 60% पे है, उसका क्या हाल होगा? दूसरा, आपने कहा कि माहौल, वो इसी माहौल में एक में वो जीतते हैं, एक में ये जीतते हैं, और गजब की जीताई होती है। दोनों मतलब एक्सट्रीम पे जाके जीतते हैं। तो माहौल कुछ काम करता है। तो माहौल जो पिछले दिनों में शराब नीति पे इतना बवाल, स्वाति मालीवाल पे इतना बवाल, आधे मंत्री जेल में, इसका कोई असर नहीं है। इधर महंगाई और बेरोजगारी का बिल्कुल असर होगा। तो वही तो उसका असेसमेंट बताओ ना जरा। नहीं, ओहो, मैं दोनों, देखिए सुनिए, एक आम मतदाता जब वोट देने जाता है तो वो अपने बारे में चीजें ज्यादा देखता है। बाकी तो अगर वो देखने लगेगा, बाकी चीजें देखने लगेगा तो बहुत मुश्किल है, उतना वो तौलिए नहीं पाता। हाँ, असर कैसे नहीं होगा, असर होगा। वो स्वाति मालीवाल का कितना असर होगा मैं नहीं जानता हूँ। जो शराब घोटाला है वो हो सकता है उसका असर हो, जेल में है उसका असर हो सकता है। लेकिन ये हम कहें कि बाकी चीज का जिससे मेरा डायरेक्ट ताल्लुक हो उसका असर एकदम नहीं होगा, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली की का चुनाव तो मैं कहता हूं पुरवैया हो गया है। पछिया हवा चल रहा है लेकिन है पुरवैया। 4 हैवी वेट तो सारे पूर्व के लड़ रहे हैं, 4 क्या 5। तो आप देखिए ना, तो गजब का हाल है, आप समझ रहे हैं। तो बहुत ये है। आप देखिए ना, बाकी उम्मीदवारों को देखिए, एक जगह तो दोनों पुरवैये हैं, एक जगह नई दिल्ली में भी उधर ही के इलाहाबाद के जो बता रहे थे, एक वो उधर दिल्ली में पहले भी एमपी रह चुके हैं। तो हम क्या मान लें? अच्छा चलो, सब ये। अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगा, सुनो, एक चीज और बोलूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि
आप पार्टी के का संघर्ष आम आदमी पार्टी के सामने काफी चुनौती है, इसलिए समझौता हुआ भी। और ऐसा भी मुझे लगता है कि आप पार्टी पहली बार बहुत तगड़े ढंग से प्रयास कर रही है लोकसभा चुनाव लड़ने का। अभी अब एक और सवाल आप बताइए, तो बाकी जगहों पे क्या माहौल है दिल्ली से बाहर? देखिए हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर मैंने पहले ही कहा कि अगर बेरोजगारी, हरियाणा में किसान, युवा, महंगाई और वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी, वो एक फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुँचा सकती है। पूर्वांचल जो समाजवादियों का गढ़ रहा है, राम मनोहर लोहिया जी की जगह रही है, उसी इलाके में लाख करने के बावजूद भी ये जो है सपाई जो है वहाँ पर ठीक ठाक करते रहा। चलिए सीट में नहीं तो वोटिंग परसेंटेज में तो जरूर। तो ये दो जगह तो इनके लिए मुफीद जगह है। अगर इनको चुनौती पेश करना है तो मैंने कहा ना, फोटो फिनिश है और सीट टू सीट लड़ाई है। और ये जो एक ओबीसी कंसोलिडेशन, एससी जो दलित वर्ग का कंसोलिडेशन, आरक्षण, संविधान, अगर कोई मुद्दा है तो यही वो फेज है। बिहार का जहां तक संदर्भ है, बिहार में भी तो चुनाव है। ये इलाका बिहार में मेरे ख्याल से भाजपा और ये जो जेडीयू का डोमिनेशन वाला इलाका है, वो देखना होगा कि वहाँ क्या चुनौती आ रहा है। वहाँ पर मेरे हिसाब से जो वहाँ स्थिति है उतना जो है, मतलब वहाँ पर बहुत वो नहीं है। और उड़ीसा में मुझे लगता है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बीजेडी जीते या बीजेपी जीते, जीतना तो एक ही तरफ का है। आपके एक पुरवैया दोस्त ना दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है बिहार में भी। आप समझ गए कौन है भाई? अरे सर, इतने बड़े पुरवैया दोस्त आपके, आप करो। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं भाई। ये भाई ये नहीं कोई मेरे पुरवैया दोस्त जो सुने हाँ नहीं मेरा दोस्त नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। सुन लीजिए ना, अभी ये चुनावी मौसम, सुने एक मिनट, आजकल ना गजब की चीज हो रही है। देखिए, कई ऐसे सेफोलॉजिस्ट, चुनाव रणनीतिकार जो आधा पॉलिटिशियन है आधा रणनीतिकार है, कब क्या हैट पहन लेते हैं पता नहीं चल रहा, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो। अरे सुनो ना सर, एक मेहमान कल हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि यार ये सेफोलॉजिस्ट की बातें मत करो, ओपिनियन पोल की बातें मत करो, मैं अपना अनुमान बता सकता हूँ। और अनुमान ओपिनियन बनाने का काम ही होता है। तो अरे पूरे राज्यों की एक सीट गिना दी, कहाँ कौन जीत रहा हो, कह रहे हो ओपिनियन पोल की बातें मत करो। आपने बात की तो ओपिनियन ही तो बनाया। एनीवे, खैर और तो लौट के आता हूँ। अरे तो मैं भी गिना देता हूँ। नहीं आप, अरे मैं तो चाहता हूँ कि आप गिनाओ, लेकिन अभी रुको सर, मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो भी जीतेगा वो फोटो फिनिश नहीं होगा, गलत या सही, जो भी जीते। नहीं, देखिए, एक चीज जो अभी बातचीत में बाकी साथियों ने कही, वो मैं ये इसको कतई डिनाई नहीं कर रहा हूं कि महंगाई, बेरोजगारी और बाकी चीजें दिल्ली में मुद्दा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य से इस बार मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार बन गया है। और मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव एक तरह से जनादेश होगा कि अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, उनको जनता की स्वीकृति है कि नहीं। भाजपा ने अपने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दबाव डाल के गिरफ्तार करा के और उन पे आरोप चस्पा किया है, या जेन्युइनली वो दोषी हैं। ये बड़ा मुद्दा इस बार बनने वाला है। ये बाकी चुनाव से इस बार का अलग है। दूसरी बात मैं ये जो कह रहा हूं कि असल में आम आदमी पार्टी के पास कोई अलग से कैडर नहीं है, जैसा आरएसएस या सीपीआई सीपीएम का अपना एक होता है कि आरएसएस के लोग भाजपा के साथ हैं नहीं है कितना, या सीपीआई सीपीएम या दूसरे दलों में, या पहले समाजवादी दलों में होता था, कांग्रेस में होता था। आम आदमी पार्टी का जो कैडर जिसको हम मान रहे हैं, वो फ्री जो बिजली पानी वाले लोग हैं, वही लोग ज्यादा समर्थन में हैं। और वो इस बार भी समर्थन में है, इस पे ज्यादा बहस नहीं है। लेकिन ऐसा कहना कि चुनाव एक तरफा होगा, ऐसा मैं कतई सहमत नहीं हूं। और चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में जो बनेगा वो अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी नरेंद्र मोदी की छवि, उनके 10 साल का कामकाज,
ये सारे मुद्दे तो हैं ही, वो तो प्रभावी होंगे। अभी चर्चा हो रही थी उम्मीदवार बदलने की, मैं बहुत सहमत नहीं हूं। पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, वो चेंज करते हैं, हो सकता है नए लोगों को अवसर देने के लिए ऐसा किया गया हो सकता है जैसे किसी पर आरोप था कि वो पार्लियामेंट में अपशब्द बोले, या कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जिसके चलते अवसर देना या दूसरा चीजें, और उसका बहुत फर्क खास करके बीजेपी में नहीं पड़ने वाला है, जो मुझे लग रहा है। मतलब 50,000 1 लाख वोट का असर पड़ेगा। अभी जो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप नीरज जी खुद बता रहे हैं कि पिछले बार जो अंतर रहा है 17-18% दोनों का वोट अगर मिला लें, अब पिछली बार पश्चिमी दिल्ली सीट 5.5 लाख से जीते थे। हाँ। तो अब कितना कैसे मेकअप होगा। शीला दीक्षित जो दिल्ली की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी और वो 3.5 लाख वोट से आ रही, जिस सीट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई चमत्कार हो जाए और सारा समीकरण ध्वस्त हो जाए, जो एक कांग्रेस को वोट मिलता था वो निश्चित रूप से ये सत्य है, पहले भी अपने साथियों ने यहां चर्चा की है कि ये सत्य है कि वो मैक्सिमम शिफ्ट हो गया आम आदमी में, और अब कांग्रेस का वोटर उस तरह से नहीं है। लेकिन लोकसभा 19 के चुनाव में तब भी कांग्रेस के पास वो वापस आया, जिसको अब खुल के हम नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो अल्पसंख्यक वोटर दिल्ली में है वो उन्होंने खुल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट किया, फिर विधानसभा में उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया। इस बार अभी तक का जो ट्रेंड है वो इस गठबंधन के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार उनके लिए एक और सुविधा हो गई कि दोनों में से चुनना नहीं है, एक ही है उसको वोट करेंगे। मनोज जी, ये जो मुसलमानों वाला वोट आप कह रहे हैं ना, अब जो कि सब लोग खुल के नाम लेते थे, हम लोग कहते हैं शर्मा के दाएं बाएं से बात जी कर रहे जी हैं। जी 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 वो तो जी, पहले भी भाजपा को नहीं मिलता था, या तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा या कांग्रेस को मिल जाएगा, तो उसकी काहे की चिंता करेंगे ये? नहीं, लेकिन डिवीजन का चक्कर था ना कि वो कांग्रेस को जाएंगे भाजपा। तो सर जैसे मैंने जोड़ दिया ना, मेरा सवाल समझिए ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों को जोड़ के 40% वोट है। अगर बीजेपी के समर्थक वोटर टूट के इधर नहीं आते हैं, जो कि नाराज हो मोदी जी से, बहुत गुस्सा हो कि इनको हराना इस बार, तब तक कैसे जीतेंगे दोनों मिलके भी? मेरा सवाल तो ये 20% का डिफरेंस है। निश्चित रूप से ये यक्ष सवाल है ही। इसमें ये थोड़ा बहुत बदलाव होगा, ऐसा मेरा मानना है कि संभव है कि कुछ एक आध सीटों पर, जैसे हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 सीटों पर ज्यादा अच्छी फाइट है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बीजेपी को यहां अपर हैंड है, और अगर कोई चमत्कार न हुआ तो बीजेपी यहां बढ़त रहेगी, 7 जीतेगी ऐसा दावा मैं अभी नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम सीटें भाजपा अभी जीत रही है, जो मुझे लग रहा है। ओके, इतना अंतर रहेगा, अंतर घटेगा निश्चित रूप से। 3-3 लाख की मार्जिन, 4-4 लाख की मार्जिन पिछली बार की तरह नहीं रहनी। ओके, ऐसा ही राहुल जी, 2 सीटों पर मुझे आपका समझ चाहिए। एक ये खंडेलवाल बनाम अग्रवाल और दूसरी कन्हैया बनाम मनोज। दूसरी कन्हैया बनाम मनोज। मनोज एक मिनट, ये जो राहुल जी से मैं समझता हूँ, आपके सेकंड राउंड में आऊंगा। राहुल जी आप बताइए, ये 2 सीटें बड़ी बहुत चर्चा इनकी है। देखिए, जहां तक चांदनी चौक की सीट का सवाल है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ के एक कैंडिडेट दिया। जो उनका कैंडिडेट है वो एक तो व्यापारियों के साथ उनका बहुत ज्यादा जो है जुड़ाव है, वो व्यापारियों के संगठन भी चलाते हैं, और खंडेलवाल जो हैं बड़े एक्टिव रहे हैं चीजों में। जेपी अग्रवाल जरूर पुराने नेता हैं, लेकिन जो प्रवीण खंडेलवाल हैं उनका बहुत ज्यादा लोगों से टच में रहे। लेकिन आप चांदनी चौक में एक और, मैं आपको चांदनी चौक सीट की एक खासियत बताता हूँ। चांदनी चौक सीट में देखिए, जो ट्रेडर्स हैं उनकी दुकानें वहां पे हैं, उनका बिजनेस वहां पे है, लेकिन इनमें से ज्यादातर ट्रेडर्स जो है ना वो यमुना पार में रहते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए, प्रवीण खंडेलवाल की बहुत अच्छी साख है, बहुत अच्छा जो आपस में मेल मिलाप है, लेकिन अगर हम फिर वोटर्स पे एकदम आ जाएंगे कि वोटर्स कहाँ से आएंगे, तो चांदनी चौक में जिस तरह से कॉम्बिनेशन है वो ये है कि वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा, मैंने जैसे कहा आपको, जमुना पार रहती है, और दूसरा मुस्लिम बहुल्य इलाका भी है काफी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी उस साइड है। तो प्रवीण खंडेलवाल बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ेंगे, मेरे को ये उम्मीद है, लेकिन जेपी अग्रवाल पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, तो ये हो सकता है कि वहां पर चुनाव जो है वो
मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट आपको चांदनी चौक में देखने को मिलेगा। ओके। दूसरा, आपने कन्हैया कुमार की बात की और आपने मनोज। बात मनोज की, तो वहां पर मनोज तिवारी जो है वो पॉपुलर फेस है वहां पर, बहुत ज्यादा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग बसे हुए हैं। कन्हैया कुमार को लेकर काफी ज्यादा कांग्रेस और आप के नेता बहुत ज्यादा उनके साथ प्रचार कर रहे हैं, उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, कन्हैया कुमार के लिए रैलीज कर रहे हैं। अब ऐसा हमने देखा, कन्हैया कुमार बिहार में चुनाव नहीं जीत पाए थे, तब भी बहुत सारे लोगों ने उनके लिए रैलीज की थी, बहुत ज्यादा समर्थन किया था। तो ऐसा मानना कि कन्हैया कुमार यहाँ पर अचानक जो है वो बदल के एकदम चुनाव पलट देंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है अब भी मनोज तिवारी जो है वो इस सीट को जीत पाएंगे। ओके हर्षवर्धन जी, एक चीज़ में आपको मुझे बताइए कि इस छठवें चरण में या भी बहुत सारे इश्यूज़ की चर्चा हो रही थी, क्या इश्यूज़ है जो आम वोटर पकड़ रहा है जिस पे वोट करेगा, या उसके दिमाग में वो चल रहा है? आपके हिसाब से क्या बन रहा है दिमाग में लोगों के? देखिए, मुझे लगता है कि जब वोटर के दिमाग की बात करते हैं ना, तो कई बार हमने ये भी देखा है कि वो चुनाव के समय दो बात तो जरूर बोलता है। मतलब किसी भी चुनाव में हमने तो जितना देखा है उससे बहुत ज्यादा सतीश जी ने देखा है। महंगाई और बेरोजगारी वो ऐसे बोलता है कि लगता है कि उसी पे जाके वोट डाल के आ जाएगा। लेकिन वो ऐसा पत्रकारों को बेवकूफ बनाता है, अब कुछ पत्रकार बन भी जाते हैं, कि उसी दोनों को पकड़ के सारा चुनाव समझते हैं। कमाल की बात यह है कि आजाद भारत में सिर्फ और सिर्फ महंगाई बेरोजगारी पर कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। कभी कभी ट्रिगर करता है कि भाई प्याज की महंगाई हो गई, उस पे कोई सरकार चली जाए, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, सेंटिमेंट बनता है, सेंटिमेंट बिल्डअप होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता है। इस सरकार का सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी के साथ दो तीन चीजें बहुत बड़े तौर पर जुड़ी हुई। पहली क्या है कि ये आदमी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी क्या है, ये आदमी इस देश को पॉलिसी पैरालिसिस से, जिसको कहते हैं ना डिसाइसिव जो लीडरशिप होती है, उस तरफ लेकर जा रहा है। तीसरी क्या चीज है, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं करेगा, जिसको हिंदुत्व नहीं करेगा, ये चाहे जो कर लो। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार कुछ मुसलमान साथ आएंगे, मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, इसके खिलाफ लड़ पड़े। अब ये तो नुकसान का सौदा भी हो सकता है कि जो कुछ मुसलमान लाइन में लगे भी होते, जिसको कहा जाता था कि 3 तलाक और इस तरह की चीजें, वो भी लौट जाते। तो मुझे लगता है कि चुनाव का मुद्दा पूरी तरह से नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में जो हिंदुत्व, विकास, मुस्लिम तुष्टीकरण विरोधी राजनीति, उसका जो कॉकटेल है, सारा चुनाव उसी पर हो रहा है। उसमें राम मंदिर भी आ जाएगा, उसमें 5 किलो राशन भी आ जाएगा, उसमें हाईवे भी आ जाएगा, उसमें अच्छा हवाई अड्डा और अच्छे बस स्टॉप भी आ जाएंगे, रेलवे स्टेशन भी आ जाएगा। यही सब कुछ मुझे लगता है कि सभी चरण में रहे, किसी अलग अलग चरण में अलग मुद्दे नहीं। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी राहुल जी बताएं। देखिए, अलग अलग लोगों ने जैसे बातें की, अलग अलग लोगों ने ये कहा कि जो युवा है वो जो है वो नौकरी का मुद्दा उसके लिए है, या फिर जो है करप्शन मुद्दा है। देखिए, मैंने, सतीश जी ने मेरे से ज्यादा देखे, मैंने काफी चुनाव जो है कवर किए हैं, सतीश जी अच्छे से जानते हैं इनको। तो क्या सच में करप्शन मुद्दा है इस देश में? भाई, करप्शन के बाद जयललिता जीत जाती हैं, करप्शन के बाद लालू दोबारा रिवाइव हो जाते हैं, करप्शन के बाद दर्जनों नेता जीत जाते हैं, बीजेपी ऐसे लोगों को ले लेती है जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं। क्या सच में मुद्दा है? अब हम आते हैं युवाओं पर। क्या युवाओं, इस चुनाव में युवा जो है वो बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर वोट कर रहे हैं? मैंने तो जितना फुटेज देखा है वेरियस चैनल्स पे, जितनी जानकारी मेरे को हासिल है, जितने लोगों से मैंने बात की है, आपको जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो तो लाइनों में दिख ही नहीं रहा है, वो तो वोट की लाइन में ही नहीं खड़ा है। क्या ये मुद्दा है? अगर ये मुद्दा होता तो मेरे को तो लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर 18-19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल सब जो है धड़ाधड़ वोट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि देखिए, यहां पर एक चीज बहुत बड़ा मुद्दा जरूर है, कौन व्यक्ति जो है, कौन नेता देश को चला सकता है, अच्छे से चला सकता है, और इसमें नरेंद्र मोदी जो है उनका एज है। ये जनता को लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है इस देश को बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि युवा जिसको नौकरी की बहुत चिंता है वो तो वोट नहीं दे रहा है, लाइन में नहीं लगा, अभी राहुल जी बता रहे हैं।
ये भी एक गंभीर समस्या है, उसका नुकसान कौन उठाएगा पता नहीं। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लौट के आते हैं तो मनोज जी के पास चलेंगे। वो मनोज जी कुछ सीटों पे बताना चाह रहे थे। एक और सवाल है कि दिल्ली में, सतीश जी आपके लिए है, राहुल और केजरीवाल जी ने मिलकर एक जबरदस्त रैली नहीं करी, क्यों? ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से चुनाव अड्डा में। और आज हम लोग छठवें चरण और दिल्ली हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की चर्चा कर रहे हैं। और दोनों पार्टी की, मतलब दोनों ग्रुप्स की बहुत बड़ी स्टेक लगी हुई है इसमें। एक को रिटेन करना है, एक को गेन करना है। कैसे होगा पता नहीं। मनोज जी, पहले आप अपनी बात बताइए। आप वो कुछ 2 सीटों पे कुछ चर्चा करना चाह रहे थे। अरे ये एक छोटा सवाल मुझे 10 सेकंड के चाहिए। ये जमुना पार जो सारे व्यापारी रहते हैं, कौन सी सीट में आएंगे राहुल जी? ये किसको फायदा दिलाएंगे? प्रवीण खंडेलवाल के समर्थक? नहीं, पूर्वी दिल्ली में पूर्वी दिल्ली लोकसभा की जो सीट है, उसकी कई कॉलोनियां ऐसी बसी हैं जिसमें अधिकांश चांदनी चौक के व्यापारी रहते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ना असल में ये चाह रहा हूँ कि जयप्रकाश अग्रवाल जी बहुत पुराने और दिल्ली के मजे हुए नेता हैं, लेकिन वो चांदनी चौक से तब एमपी होते थे जब 2006 से पहले चांदनी चौक 3.5 लाख मतदाताओं वाली कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी और उसकी जो सीमा थी वो पुरानी दिल्ली तक ही सीमित थी। अब का चांदनी चौक बॉर्डर तक पहुंचा हुआ है और उसमें अशोक विहार, वजीरपुर और नयाने जो तमाम तरह के जो मोहल्ले बसे हैं, उसमें वो स्थिति नहीं है, ना वोट का वो समीकरण है। इसलिए वह स्थितियां विचित्र बनी हुई हैं और केवल इस आधार पर कि वो पुराने नेता हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि वहां दिल्ली भर के कांग्रेस के वर्कर उनके लिए काम कर रहे हैं और वहां सबसे ढंग से चुनाव कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। बाकी जो कन्हैया कुमार का चुनाव कैंपेन है, उसको जो उनके कोर सपोर्टर हैं वो सब बाहर के लोग हैं या दिल्ली के भी जो लोग हैं जो कांग्रेस के कम लोग हैं। कांग्रेस कायदे में अब बहुत बची ही नहीं दिल्ली में, बार बार विभाजन होने अब कांग्रेस में नेता ही पिछले 20 साल से तो केवल नेता ही थे, कार्यकर्ता तो कम ही थे। तो अब नेता भी बहुत सारे इधर उधर हो गए। तो मेरा मानना यह है कि कन्हैया कुमार के यहाँ भी, लेकिन कन्हैया कुमार के यहाँ 5, 5.5, 6 लाख वोटर मुसलमान हैं और इतने ही 7-8 लाख वोटर पूर्वांचल के हैं, जिसमें मनोज तिवारी भी डिवीजन करेंगे ऐसा लगता है। बाकी जो दिल्ली का समीकरण जानने वाले यहाँ तो ज्यादातर लोग सब दिल्ली के ही चेहरे दिख रहे हैं। यहाँ एक अजीब फेनोमिना है कि जो अदृश्य जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जातिवाद और क्षेत्रवाद है। जिसको किराएदार वोट करेगा उसको मालिक मकान वोट नहीं करेगा। आपकी जानकारी में दिल्ली मूलतः तो गांव का शहर है, लेकिन अब वो सब सारे गांव डोमिनेट करते हैं बाहर के लोगों से, और वहां जो किराएदार जिसके साथ पक्ष में होगा वो मालिक उसके खिलाफ होगा। तो ये भी एक फिनोमिना है और उसके चलते भी लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोई डंके की चोट पर, मतलब जो यहाँ के लोकल लोग जाट गुजर जिसके सपोर्टर हैं, अमूमन उसके कम सपोर्टर हैं जो बाहर से आए हुए लोग, जिसको हम लोग पूर्वांचल के प्रवासी शब्द कहते हैं। तो ये एक डिवीजन चलता है। जिस बार महाबल चुनाव जीते थे पश्चिमी दिल्ली से, उस समय थोड़ी सी स्थिति भिन्न ये थी कि पूर्वांचल के लोगों को पहली बार ये लगा कि हमारा कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है। तो जैसे बाकी दिल्ली में मुसलमान लाइन लग के 70-75% वोटिंग करते हैं, ऐसे उस सीट पर पूर्वांचल के लोगों ने वोटिंग की। प्लस डॉक्टर मनमोहन सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस तरह के जो पंजाब के लीडर हैं, पश्चिमी दिल्ली की सीट में 2-3 सीटें जो पंजाबी डोमिनेटेड सीट है, वहां उन्होंने काफी सक्रियता से प्रचार किया, सभाएं की, बैठकें की। उसका असर पड़ा और महाबल जीते। इस बार वो स्थिति मुझे लग नहीं रही है, दिख रही है। इसलिए अगर उस तरह से फाइट माने तो ज्यादातर 2-3 सीटों पर ही फाइट मुझे लग रही है।
बाकी इसमें कन्हैया के साथ में जेएनयू के लड़के भी होंगे सर, जो पढ़ रहे होंगे सब। जेएनयू के लड़के हैं, एआईएसएफ के लोग हैं, सीपीआई के लोग हैं। ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हम लोग जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष या कोई पुराने निश्चित जमाने रूप से, में और ये भी कहीं एक से कारण है पढ़ते थे कि तो ये जो बुला लेते थे कांग्रेस के जस्टिस लोकल लोग, आ जाओ एम्प्लॉय- आ जाओ आ जाओ सब लोग हमारे साथ काम करो आके। तो इस समय जेएनयू के बहुत सारे लड़के होंगे, उनके नेता लड़ रहे हैं चुनाव। राजेंद्र राहुल जी, आता हूँ एक मिनट बाद। सतीश जी, मैं जब मैं चांदनी चौक की बात कर रहा था ना, तो मैं बड़े सोच के बात कर रहा था। देखिए, चांदनी चौक की अगर आप सीट को देखेंगे तो उसमें आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर, ये वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, ये सारे इलाके आते हैं। इसमें बहुत कम इलाके जो है, शायद ही कोई इलाका जो यमुना पार का इलाका हो। तो इसलिए मैंने ये कहा था, और वो सही बोल रहे हैं। वेस्ट जो ईस्ट दिल्ली और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, इसमें जो यमुना पार के इलाके हैं वो जो है वोट करेंगे। बल्ली मारान का नाम लिया, मेरे को गाना याद आ गया, बहुत शानदार गाना है, बल्ली मारान नाम आता है उसमें। सतीश जी, पहले तो मेरा सवाल ये है कि मैंने आपसे कहा था कि राहुल जी और केजरीवाल जी ने मिलकर धुआंधार रैली क्यों नहीं की दिल्ली में, और पंजाब में दोनों लड़ रहे हैं अलग अलग। तो आज मैंने शाम को सुना कि रीना गुप्ता जी जो उनकी प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हम 13 की 13 सीट जीतेंगे आम आदमी वाले। फिर रागिनी नायक ने कहा कि हम भी जीत सकते हैं 13 की 13। बगल का राज्य है सर, रिश्तेदारियां हैं दिल्ली पंजाब में, चुनाव साथ में लड़ रहे हैं लेकिन रैली नहीं करी, क्यों? देखिए, आश्चर्य की बात है कि जब आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ, पहले भी वो गुजरात में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े थे। दूसरी बात है कि ऑपोजिशन स्पेस का किंग कौन हो, इसकी भी मुझे लगता है कि अंदर अंदर कुछ न कुछ कसमकस है। तो ये मेन कारण रहा होगा। दूसरी बात, उसके उल्ट एक काउंटर क्वेश्चन है। अगर मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं तो मैं एक काउंटर क्वेश्चन है, हर बार जेडीयू वाले आते थे दिल्ली में प्रचार करने, बीजेपी के साथ रहते थे, वो आए हैं क्या? पहली ये भी सवाल है। लेकिन ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये समझी जा सकती है कि हाँ वो लड़ रहा है, वहाँ ये लड़ रहा है, ये इसके खिलाफ है। अभी कितने अभी इधर है, उधर चले जाएंगे, चुनाव के बाद उधर वाले इधर चले आएंगे, आप देखते रहिए ना, सब जानते ही हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, इंटरजेक्शन करूं, एक मिनट, छोटा सा एकदम नन्हा हाँ सा। बोलिए ना भाई, बहुत आप नन्हा इंटरजेक्शन सा, ही करिए। लिटिल। हाँ, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था हाँ जी, तो हाँ। आप हमेशा कहते थे कि ये सब मिलके एक मंच पर क्यों नहीं खड़े होते, एक साथ दिखें एक फोटो में तो दबाव बनेगा। अब आप कह रहे हो कि नहीं यार, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं फर्क पड़ रहा है, मैंने आपका जवाब दे दिया, आपने सुना नहीं। मैं तो ये कहता था कि इंडिया बिखर जाएगा। दिया सर आपने। नहीं, देखिए, जब आपको सवाल का जवाब मिला तब आपको लगने लगा कि वो सवाल है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला है? आप जानते हैं ना, मैं तो कह रहा हूं कि इसी में से देखिएगा, आप पत्रकारों में ही देखिएगा, आधा अभी इस तरफ के है ना, कल को अगर कुछ ऐसा बात है तो उधर चले जाएंगे। ऐसा भी होता है कि कुछ ठिकाना ही नहीं है कोई आज के डेट में ना। पॉलिटिक्स हाँ प्रोफेशनल है, पॉलिटिशियन से ज्यादा कौन प्रोफेशनल है? और सारे ये तो गठबंधन वगैरह कहने। दूसरी बात, अभी युवा की बात की गई थी। हाँ। युवा लाइन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। ये कोई भी हमें कह दे कि युवा का मुद्दा नहीं है तो मैं कतई मानने के लिए नहीं, मैं कमेंटेटिंग छोड़ दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, साथ में 2019 और 2024 में बहुत फर्क है, इस चीज को भूलिए मत, बहुत फर्क है। और इसको इतना टाइम नहीं आपके बात सुनने के लिए। और ये कोई कहे कि भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा तो नल्लीफाई होता है, इधर का भी, उधर का वाशिंग पाउडर, इधर का वाशिंग पाउडर, वाशिंग पाउडर आपस में एक दूसरे से मिल जाता है। तो लेकिन जब भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी और किसानी जब मिलते हैं ना एक दूसरे से, ये मुद्दा जरूर बनता। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदुत्व मुद्दा नहीं होगा, मैं नहीं कहता हूं कि राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं होगा, होगा अंदर अंदर होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हिंदुत्व, हम तो कहते हैं कि अगर फरवरी में भाजपा चुनाव करती तो हो सकता है 450 सीट भी ले आती। लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व के भीतर कास्ट ऑर्डर में जो खलबली, बाएं दाएं उलट पलट प्रोपेगेंडा करके ही बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि एक संघर्ष है हर जगह और हर मुद्दे मिल जाते एक दूसरे से। ओके, हर्षवर्धन जी, क्या अब तक के चरण में कितने, बहुत सारी सीटें हो चुकी, बहुमत के मार्क से काफी ऊपर की सीटें हो चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि
मतपेटियों में निर्णय बंद हो चुका है, अब खाली उसके ऊपर की काम हो रहे हैं आइदर साइड? नीरज जी, इसमें कोई भ्रम नहीं है। नरेंद्र मोदी को क्लियर कट मैंडेट मिल चुका है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकेले 285-90 सीटें जीत चुकी है अभी तक, जो चुनाव के मतदान हुए हैं जीत चुकी है, इसमें कोई भ्रम नहीं। हाँ। और आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब ये है कि आप अभी राहुल गांधी एक संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले हैं कल। हाँ। हिस्सा, चूंकि पहले आपने सवाल पूछा होता तो मैं कहता कि वो कटवा के चलवा दीजिए। उसमें उन्होंने कहा है कि देश में 2 मुख्यमंत्री जेल गए और जो पहले जेल गया आदिवासी मुख्यमंत्री, वो अभी तक बाहर नहीं आया। इस देश की कानून व्यवस्था, सारा तंत्र वो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों सबके खिलाफ है। दरअसल वो पूरा बयान सुनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कैसे राहुल गांधी ने बोला। बावजूद इसके कि कपिल सिब्बल भी एक समय के कांग्रेसी नेता ही हैं, भले निर्दलीय समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में है। अभिषेक मनु सिंघवी तो अभी भी कांग्रेसी नेता हैं, भले ये चर्चा अफवाह उड़ रही कि वो भी आम आदमी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाना चाहते। दोनों देश के सबसे काबिल वकीलों में, एक वकील नहीं जमानत करा पाया हेमंत सोरेन की, एक ने करा दी अरविंद केजरीवाल की। अब आप कोई कहता रहे कि विशेष मिला या क्या हुआ, वो न्यायाधीशों का और न्यायालय का सोचना है। लेकिन ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों को ये पता है कि 4 जून के परिणाम के बाद हमारा अस्तित्व कितना बचेगा, इसी पर आगे की लड़ाई होगी। और चूंकि केजरीवाल ने जेल से निकलते ही कहा, अरे हमारी पार्टी थोड़ी ना है, वो तो कांग्रेस के हैं, सूरत में, इंदौर में सीधा सीधा हमला एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह होगी कि दिल्ली में ये गठजोड़ बहुत अच्छा एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का वोट नहीं हासिल कर। अच्छा, क्या ये जो अभी ताजा तरीन सब शराब वाला कांड है कि राहुल इस बात से भी बचते होंगे कि यार जाऊंगा तो लोग पूछेंगे भाई आप ही के नेता दीक्षित जी ने शराब कांड का खुलासा किया तो और आप इनके लिए वोट मांगने आए हो, इस वजह से भी उसका किनारा कट गया हो साइड पर? निश्चित तौर है ना, ये भी एक वजह है। लेकिन आप इसको समझिए जरा, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी वो कभी एक दूसरे के साथ सहज नहीं हो सकते, बहुत मजबूर हैं दोनों, बहुत मजबूर हैं दोनों, का संकट बड़ा है। और पंजाब में मैं मतलब बहुत उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, लेकिन पहली बार 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारने में कामयाब हुई है, भले वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए हों या डिप्लोमेट्स हों या आईएएस ऑफिसर हों। 6 सीटें 13 में से। अच्छा, जैसे मुझे लगता है कि 4 जून के बाद जो भी परिणाम आएगा, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता, हम अंदाजा लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए एनडीए भारी बहुमत के साथ जीत के आ गया, ये सरकार उसकी बन गई, तो फिर ये जो अभी इंडिया अलायंस बना, इसमें बहुत लड़ाई होने वाली है। हर चुनाव के बाद देखो ना, 2 लड़के यूपी में लड़े, फिर कैसा बुआ भतीजे लड़े, फिर कैसा, मुझे लगता है ये सब होने वाला है 4 जून के बाद। अगर मैंने इसलिए लगाया, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या है। हो तो अभी रहा है, दिख नहीं रहा। खुल के होगा गुरु, अभी अब मैं एंकर हूं, मैं बोल नहीं सकता, बहुत खुल के होगा, आप देखिएगा अभी। और राहुल का जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, उसको मैंने सुना है, उससे तो ऐसा लगता है वो जुडिशरी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जुडिशरी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और भाई साहब आप सो मोटो नोटिस लेके छोड़ो ना हेमंत सोरेन को, उनको क्या बंद किया, वो भी प्रचार करना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए। लेकिन खैर, अभी मेरे को 30 सेकंड बाकी है, सतीश जी के पास जाना जरूरी है। सतीश जी, प्रशांत किशोर का नाम सुनकर इतना भड़क क्यों गए थे? अच्छा, उनकी बात से असहमत है क्या? मैं जितने भी ओपिनियन पोल वाले होते मेरा आप बायस के ही है, वो ओपिनियन बनाने का काम करते हैं, इसलिए मैं भड़क ही जाता हूँ क्यों भाई, ओपिनियन क्यों देना है भाई पार्टी के। देखिए, जब पत्रकार प्रवक्ता बन जाए पार्टी का, तब मुझे बहुत चिढ़ लगती है। और जो नेता जो है, कल को नेता बिहार में, फिर वो पोलस्टर, फिर वो इधर का नेता भारत जोड़ो में चले, वो हो जाए पोलस्टर, ये क्या मतलब है साहब? ये क्या मजाक है? मैं रहूं ना, मैं अगर रहूं तो ओपिनियन पोल बंद कर दूं, बस उसको बैन ही कर दूं। ऐसा मत करो सर, तो पता है पूरा ये धंधा है। शानदार चर्चा मैं कैसे करूंगा,
आप ये मैं आपको करने नहीं दूंगा, ये ऐसा कैसे बंद कर देंगे? मैं ऐसा नहीं होना। अरे आप चर्चा किस लिए करते हैं? इसलिए ना आप चर्चा इसलिए करते हैं ना, इस कोई उद्देश्य है ना, उद्देश्य के पीछे आप चर्चा करते हैं। नहीं, उद्देश्य अब क्या है, ये मजाक बना के रखा हुआ है क्या है? आपके साथ शो खत्म करना है, अरे सबको विंडो में दिखा भाई, शो ऐसे अकेले मत खत्म करो। उद्देश्य ये होता है कि चुनाव से पहले जनता क्या सोच रही है उसके मूड को समझना, क्योंकि ये चुनाव हमारे आपके लिए हो रहा है। ये चुनाव राहुल गांधी और मोदी जी के लिए थोड़ी हो रहा है, हमारे भविष्य, हमारे मुस्तकबिल को तय करने के लिए हो रहा है। इसलिए हमको वो गेज करना जरूरी है। और आखिरी में एक बात, खाली ख्वाहिशों को खबर का रंग देना पत्रकारों को आता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।